वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। आगे का सारांश एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा बहुत ही सरल शब्दों में बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि एवरेस्ट को जो है सागर माता नेपाली लोग कहते हैं। ठीक है, ये भी पढ़ लिया था। दूसरा, एवरेस्ट की चोटी को देखकर लेखिका जो है, लेखिका कौन है? बचेंद्री पाल हैं। बहुत आकर्षित हो गई, उन्हें लगा कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी चुनौतियों का सामना क्यों ना करना पड़े, मैं तो चढ़ाई करके ही रहूंगी। अब अपने दल के साथ या अपने ग्रुप के साथ, जिसमें इतने सारे लोग हैं, उनके साथ वो 26 मार्च को जैसे ही पेरिस पहुंची। कहां पहुंची? पेरिस। तो वहां उन्होंने 16 शेरपा कुलियों के दल में से, यानी कितने शेरपा कुली हैं? 16 शेरपा कुली हैं। उनमें से उन्होंने एक की मृत्यु और 4 आदमियों के घायल होने की सूचना प्राप्त की। यानी उन्हें वहां जाकर जानकारी मिली कि हमारे जो दल में से एक शेरपा कुली की मृत्यु हो गई है और 4 जो है वो घायल हो गए हैं। टोटल कितने थे बेटे शेरपा कुली? 16 थे। उनमें से कितने घायल हो गए? 4 घायल हो गए और एक की मृत्यु हो गई। कर्नल खुल्लर एवरेस्ट अभियान के मुखिया एवरेस्ट अभियान की चुनौतियों का सामना करने के लिए उन्हें प्रेरित कर रहे थे। अब ये कर्नल खुल्लर कौन है? कर्नल खुल्लर हैं जो ये अभियान दल जो चला है इसके मुखिया हैं। अग्रिम दल के मुखिया कौन थे? उपनेता प्रेमचंद। अब अभियान दल के नेता कौन है? अभियान दल के नेता है कर्नल खुल्लर। उन्होंने बताया कि इसमें जो मुखिया हैं तो वो बता रहे हैं कि इसमें आपको क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, आपको कैसे जाना है। उन्होंने बताया कि इधर आए दिन हिमपात और हिमस्खलन होते रहते हैं। देखिए बेटे, मैं ये भी क्लियर कर देती हूँ, हिमपात कहते हैं बर्फ का गिरना और हिमस्खलन कहते हैं चट्टानों का खिसक जाना, जिसे लैंडस्लाइड भी कहते हैं। ठीक है, वो होता है ना बेटे, बड़े बड़े पहाड़ जो है खिसक जाते हैं अपनी जगह से, उसे हिमस्खलन कहते हैं। लेखिका अपने अभियान को लेकर बेहद डरी हुई थी। क्यों डरी हुई थी बेटे? क्योंकि उन्हें तरह तरह की लोगों की मृत्यु के समाचार प्राप्त हो रहे थे, जिसमें से उन्हें शेरपा कुली की मृत्यु का भी समाचार मिल गया। ऊपर से उनके मुखिया जो थे, मुखिया कौन थे मैंने बताए? कर्नल खुल्लर है। उन्होंने बताया कि भैया आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जगह जगह जो है हिमपात होंगे, हिमस्खलन होंगे, लेकिन आपको डरना नहीं है। तो वो डरी नहीं, थोड़ी सी आशंकित थी, थोड़ी सी मतलब उनके मन में कहीं कोने में डर था, लेकिन उन्हें चुनौतियों का सामना करना था, ये वो प्रतिज्ञा लेकर आई थी। ठीक है बेटे, तो लेखिका और उसका दल एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए निरंतर अभ्यास करता रहा। देखो बेटे, कोई भी चीज हो, कहीं भी हमें जाना हो, बिना प्रैक्टिस के तो हम नहीं चल सकते। हर चीज की प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत होती है। तो वो भी प्रैक्टिस में लगी हुई थी, अपने साथियों को समझा रही थी कैसे क्या कब कहाँ जाना है, क्या हो सकता है, किस चीज के लिए हमें तैयार रहना है। तो वो पूरी प्रैक्टिस दे रही थी। एक दिन लेखिका के बेस कैंप में शेरपा तेनजिंग अपनी छोटी बेटी डेकी के साथ आए। अब बात हो रही है बेस कैंप की। बेस कैंप की बात हो रही है कि वहां पर एक तेनजिंग आए, शेरपा थे वो भी बेटे। तेनजिंग अपनी छोटी बेटी डेकी के साथ आए। उन्होंने सभी पर्वतारोहियों से अलग अलग बात की। उन्होंने सबसे अलग अलग जाकर बात की। लेखिका ने जब उनको बताया कि एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का यह उनका पहला अभियान है, तो शेरपा तेनजिंग ने लेखिका की दृढ़ता एवं कर्मठता पर विश्वास जताते हुए उनकी सफलता की कामना की। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम दृढ़ संकल्प लेकर आई हो, निश्चित करके आई हो, तो जरूर तुम कामयाब होगी। आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं। ठीक है बेटे। उन्होंने लेखिका को कहा कि आप तो एक पक्की पर्वतीय लड़की हैं और आपको तो एक ही प्रयास में एवरेस्ट पर चढ़ जाना चाहिए। क्या कहा जाता है बेटे, जो पर्वतीय में स्थलों पर रहते हैं, पर्वतीय बच्चे होते हैं, उन्हें तो पर्वतों की बहुत अच्छी सी जानकारी होती है। इसलिए उन्होंने कहा, किन्होंने कहा? तेनजिंग ने कहा कि आप तो पक्की पर्वतीय लड़की हैं, आपको तो प्रैक्टिस पहले से ही होगी, आप तो एक ही बार में चढ़ जाएंगी। तो 15-16 मई 1984 को जब लेखिका अपने कैंप नंबर 3 में, देखिए बेटा ये जो वाक्य है ये बहुत सुनने लायक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा।
के 15 से 16 मई के बीच 1984 को जब लेखिका अपने कैंप 3 में गहरी नींद में सोई थी, तभी बर्फ की एक विशाल चट्टान उनके कैंप से आकर टकरा गई। लेखिका कई फीट बर्फ के नीचे दब गई। जब ऊपर से कोई बर्फ का गोला हमारे ऊपर चलकर आएगा तो हम दब जाएंगे ना नीचे। नीचे फर्श तो है नहीं, पूरी बर्फ है, वो भी भुरभुरी सी है। कोई भी एक दबाव की चीज हमारे ऊपर पड़ेगी तो हम नीचे चले जाएंगे। यही हुआ, लेखिका जो थी वो बर्फ के नीचे दब गई। ठीक है। लेखिका के सहयोगी लोपसांग एवं तशारिंग, अब जो उनके साथ हैं, उनके साथ 2 व्यक्ति हैं जो उनकी हेल्पिंग हैंड है। कैंप नंबर 3 में ये घटना घटी है। 2 हैं, लोपसांग और तशारिंग, दोनों उनके साथ हैं। ठीक है बेटे, तंबू में थे उस समय। जिस समय क्या हुआ, भारी बर्फ का गोला आया और लेखिका बर्फ के नीचे दब गई। तो तशारिंग और लोपसांग ने अपनी तेज छुरी से, स्विस छुरी कहते हैं बहुत तेज धार वाली छुरी से जिससे बर्फ काटी जाती है बेटा, वो निकाल ली और लेखिका के लिए तंबू का रास्ता साफ किया और उन्हें बड़ी चालाकी से, बड़ी संभल कर, तत्परता से नीचे से ऊपर निकालने का प्रयास किया गया। बर्फ के नीचे वो दब गई थी, छुरी से बर्फ को हटाया गया और उनका रास्ता साफ किया, यानी कि उनको बाहर निकाला गया। आसपास जमे कड़े हिमपिंडों को खोदकर लोपसांग ने बड़ी मुश्किल से उन्हें बर्फ की कब्र से, एक तरह से कहा जाए तो वो उनकी कब्र बन गई थी। अगर समय से उन्हें नहीं निकाला जाता तो निश्चित रूप से उनका मरना निश्चित था। लेकिन लोपसांग ने अपनी मेहनत से, छुरी की मदद से उनको बाहर निकाल लिया। पृथ्वी के साउथ पोल से लेखिका अंग दोर्जी के साथ एवरेस्ट की अंतिम चढ़ाई के लिए तैयार हुई। देखिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अंतिम चढ़ाई में उनके साथ कौन कौन था। अभी हमने कैंप 3 तक पढ़ लिया है। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, गुड नाइट।